दोस्तों, आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं वह सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है। ये कहानी है आस्था की, डर की और इंसान के भीतर छुपे उस अंधेरे की जो कभी कभी भगवान के नाम पर भी जाग जाता है। समुद्र के बीच बसा एक छोटा सा अलग थलग बड़ा द्वीप, क्रॉकेट आइलैंड, जहां जिंदगी थमी हुई है, लोग कम है और उम्मीद जैसे कहीं खो गई है। लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी युवा प्रीस्ट इस आइलैंड पर पहुंचता है। उसके आते ही शुरू होती है अजीबोगरीब घटनाएं, चमत्कार भी और खौफनाक संकेत भी। लोग बदलने लगते हैं, उनका शरीर, उनका व्यवहार और उनका विश्वास तक। और धीरे धीरे पता चलता है कि ये चमत्कार वास्तव में एक भयानक राज से जुड़े हैं। एक ऐसा राज जिसमें शामिल है एक एंजल का खून, और वह खून लोगों को भक्त नहीं, वैम्पायर बना रहा है। यही है मिडनाइट मैस। आइए डिटेल्स में जानते हैं। राइली फ्लिन अपनी कार से टकराई लड़की को डरते हुए देखता है। वह आदमी सोचता है कि वह गुनहगार है क्योंकि वह नशे में था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। बाद में वह खुद अपना गुनाह कबूल कर लेता है और जेल चला जाता है, जहां हर रात सोने से पहले उसे वह मरी हुई लड़की नजर आती है जिसे उसने मारा था। 4 साल बीत चुके हैं। राइली की माँ एनी अपने बेटे के अपने कंट्री वॉशिंगटन स्टेट के तट के पास स्थित क्रॉकेट आइलैंड के एक मछली पकड़ने वाले गांव में लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही है और अपने छोटे बेटे वॉरेन को पाल रही है, जिसे वह पीट बोग्स मतलब दलदली इलाकों में जाने से रोकती रहती है। लेकिन लड़का उसकी सलाह नहीं मानता और दोस्तों से मिलने के बाद मना किए हुए जगह पर चला जाता है, क्योंकि वहाँ कोई लड़के लड़कियों को गैर कानूनी ड्रग्स लेने और मजे करने से नहीं रोकता। वे एक लोकल डीलर से ड्रग्स खरीदते हैं और पीट बोक्स की ओर निकलते हैं। रास्ते में वे एलाइजा के घर पर रुकते हैं। लड़की चल नहीं सकती, वह उन्हें दिए गए ड्रग्स से इनकार कर देती है और तीनों अपनी राह बढ़ जाते हैं। इसी वक्त एक जवान आदमी लोकल पादरी के घर के दरवाजे से एक बड़ा ताले लगे बॉक्स के साथ अंदर दाखिल होता है। लड़के नाव में बैठते हैं और आइलैंड के दूर वाले किनारे की ओर जाते हैं। अंधेरा हो चुका है, इसलिए जब वे बड़े पंखों की आवाज सुनते हैं तो उसे किसी विशाल बगुले के उड़ान भरने की आवाज समझ लेते हैं। पीट बॉग्स में मेनलैंड से लाए गए आवारा बिल्लियां भी बहुत है, जो पुराने हड्डियों पर गुजारा करती हैं, क्योंकि 1920 के दशक तक लोग अपने मृतकों को यार्ड में ही दफना देते थे, और अब जब पीट बॉग्स में बाढ़ आती है तो वे हड्डियों सतह पर आ जाते हैं। वॉरेन यह जानता है क्योंकि तूफानों के बाद ये सब डरावनी चीजें किनारे पर बहकर आ जाती हैं, जहां पहले एक घर हुआ करता था। वही लड़की अपनी कॉमन प्लेस पर बैठते हैं और नशे लेने के बाद स्थानीय भूतों की कहानियां सुनाने लगते हैं। तभी झाड़ियों से बिल्ली की जोरदार चीख सुनाई देती है और वॉरेन टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डालता है तो देखता है कि 2 जलती हुई आंखें उन्हें देख रही हैं, लेकिन तुरंत गायब हो जाती हैं और लड़का घटना को भूल जाता है। सुबह राइली आइलैंड पर पहुंचता है। एनी अपने बेटे का वेलकम करती है और माफी मांगती है कि उसके पिता और छोटा भाई उसे लेने नहीं आ पाए क्योंकि वे मछली पकड़ने गए थे। इसी बीच उग्र स्वभाव की डिवोटी बेव कीन फेरी पर आती है, जिसे पादरी प्रुएट की लंबी गैर हाजिरी की चिंता है, लेकिन पादरी फेरी पर नहीं है। इसी दौरान टीचर एरिन ग्रीन अपने अनबॉर्न बेबी की सोनोग्राफी कराती है और डॉक्टर उसे आश्वस्त करती है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। महिलाएं राइली पर ध्यान देती हैं, तभी डॉक्टर की बूढ़ी माँ, जो डिमेंशिया से पीड़ित है, वहाँ आ जाती है। एनी अपने बेटे को नए शेरिफ से मिलवाती है और वह लड़के का अभिवादन करता है। फिर शेरिफ एकमात्र कैदी, स्थानीय शराबी जो कॉली को जगाता है, जो रात में भागता हुआ आया था और कह रहा था कि एक विशाल अल्बाट्रॉस उसका पीछा कर रहा है। शेरिफ उसे सोबर देखकर छोड़ देता है और जो बाहर अपने कुत्ते के पास जाता है, जो पूरी रात उसका इंतजार कर रहा था। पास से गुजरती बेव नाराज होती है। कुत्ता खतरनाक है, हमला कर सकता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। उधर राइली और एनी अपने घर पहुंचते हैं। औरत अपनी परेशानियां बताती है। तेल का रिसाव हो गया है और अब मछुआरे सिर्फ कोटे के मुताबिक मछली पकड़ सकते हैं। जाहिर है इससे पैसे की तंगी हो रही है। पहले सैकड़ों परिवार द्वीप पर रहते थे, लेकिन अब मुश्किल से और ढेर भर बचे हैं। इसी बीच स्कूल में मीटिंग हो रही है क्योंकि द्वीप पर जल्द तूफान आने वाला है और शेल्टर तैयार रखना जरूरी है। नया शेरिफ स्कूल में इसे सजाने का कहता है, लेकिन बेव विरोध करती है। चर्च में सब कुछ पुराने समय से तैयार है, बदलने की जरूरत नहीं। फ्लिन परिवार के सारे सदस्य आखिरकार डिनर के लिए इकट्ठे होते हैं। राइली बताता है कि उसे मेनलैंड पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ रिपोर्ट करने जाना पड़ेगा, जो रिहाई की कंडीशंस में से एक है। वॉरेन नई टीचर एरिन के बारे में बात करता है, जो एक पुराने निवासी के बेटी है। राइली खुश हो जाता है। एरिन सच में द्वीप पर लौट आई और उसकी प्रेगनेंसी का पता चलता है। एनी बताती है कि बूढ़ा
नहा पादरी फादर प्रूइट उम्र की परेशानियों के बावजूद होली लैंड की सैर पर चला गया। वॉरेन अल्टर बॉय की तरह मदद करता है और पादरी की भूलने की आदत जानता है। राइली माँ बाप को निराश करता है। चर्च जाने का कोई मन नहीं, जिससे उसके स्ट्रॉन्ग कैथोलिक बाप का गुस्सा भड़क जाता है। इसी बीच बेव प्रूइट के घर की खिड़कियों में लाइट देखती है और अंदर घुसकर उस आदमी को देखकर हैरान रह जाती है जो उसका स्वागत करता है। किनारे पर बीमार बिल्लियां मरने लगती हैं। सोने से पहले बाप राइली को बताता है कि उसके साथ हुई घटना के बाद एनी रोज चर्च जाती है और उसके लिए दुआ करती रहे। लड़के से कहता है कि कम से कम बेंच में तो बैठ जाए, क्योंकि माँ के लिए ये बहुत जरूरी है। इसी वक्त नया शेरिफ और बेटा सोने से पहले नमाज पढ़ते हैं। डॉक्टर माँ को दूसरी मंजिल चढ़ने की कोशिश करते पकड़ लेती है और राइली देखता है कि वॉरेन खिड़की से चुपके से दोस्तों के पास जा रहा है। रात में राइली को अपनी पुरानी आदत के कारण बार बार मृत लड़की और खुद के नाव में बैठकर सूर्योदय देखने के सपने आते हैं। अल्टर वर्कर्स आने वाली चर्च सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और नोटिस करते हैं कि वाइन के गिलास पहले से भरे हैं। भीड़ अपनी जगहों पर बैठती है। बेव सर्विस शुरू करती है। लोग भजन गाते हैं जबकि नया पादरी अंदर आता है। मॉन्सिन्योर पॉल हिल को फादर प्रूइट की जगह भेजा गया है। फादर प्रूइट चले गए हैं और मेन लैंड पर हॉस्पिटल में है। पॉल सर्विस चलाता है और भक्तों को कम्युनियन देता है, राइली को छोड़कर जिसने मना कर दिया। नया पादरी प्रूइट की कहानियों से जोड़कर सारे भक्तों को नाम से बुलाता है। राइली एरिन को साथ देने का फैसला करता है और जवान लोग पुराने मीटिंग्स को याद करते हैं और अपने एक्सपीरियंस पर बात करते हैं। दोनों ने वापस न आने की कसम खाई थी, लेकिन फिर भी आइलैंड पर है। राइली ने एक्सीडेंट के बाद सब खो दिया। एरिन पति से अलग हो गई। राइली कबूल करता है कि जेल में उसने अलग अलग धर्मों के बारे में सब पढ़ा था, क्योंकि भगवान ढूंढने की उम्मीद थी, लेकिन आखिरकार नास्तिक बन गया और यहाँ वह किसी के काम का नहीं और आगे कैसे चले नहीं जानता। शाम को तूफान आइलैंड पर आता है और राइली को फादर प्रूइट जैसा आदमी बीच पर चलता दिखता है, लेकिन बाहर देखने पर कोई नहीं मिलता। सुबह लोग बीच पर सैकड़ों मरी बिल्लियां पाते हैं। लोग इन जानवरों की मौत का कारण नहीं समझ पाते। हालांकि शेरिफ बीमारी का अंदाजा लगाता है जब तक पता न चले कि उनके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची। राइली रात में मॉन्सिन्योर प्रूइट को देखने की बात मानता है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। बाद में आदमी मेन लैंड जाता है जबकि फादर पॉल सर्विस करता है, लेकिन चर्च लगभग खाली। नियमित भक्तों में सिर्फ लीसा है, मेयर की लतवे वाली बेटी। पादरी उसे कम्युनियन देता है, फिर घर ले जाता है और जानता है कि लड़की की हैंडीकैप नशे में, जो कि गलती से गोली लगने से हुई। इसी बीच एरिन बेव को स्टोर रूम में पकड़ लेती है, जहां से औरत चूहों को मारने के मकसद से जहर का डिब्बा ले रही है, जो बहुत बढ़ गए हैं। फादर पॉल डॉक्टर सारा के घर जाता है बीमार माँ को कम्युनियन देने। बूढ़ी औरत उसे प्रूइट नाम से बुलाती है, जिसे बेटी बढ़ते डिमेंशिया का संकेत मानती है। द्वीप लौटकर राइली एरिन से बात करता है। साफ हो जाता है कि दोनों के शुरुआती दिनों में प्यार का रिश्ता था और एरिन अचानक नोटिस करती है कि उसकी नजर काफी बेहतर हो गई। सुबह फादर पॉल ऐश वेडनेसडे पर अपने लोगों से मिलता है, जो ईस्टर लेंट की शुरुआत है। वह आइलैंड के दोबारा जन्म और मसीह के पहले शिष्यों मछुआरों के बारे में जोश भरा लेक्चर देता है और मर्दों को याद दिलाता है, याद रखो तुम धूल हो, धूल में लौटोगे। आशीर्वाद के बाद लोग खाने के लिए इकट्ठे होते हैं। राइली पादरी से बात करता है और फिर फादर प्रूइट को याद करता है। उसे यकीन है कि उस रात आंखें धोखा नहीं दे रही थी, वह फादर प्रूइट ही था। फादर पॉल द्वीप पर ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस ग्रुप शुरू करने का सुझाव देता है, ताकि राइली को दूर ना जाना पड़े, खासकर जब यहाँ दूसरे लोग भी इस बुराई से जूझ रहे हैं। मजा एक बुरे वाक़ये से रुक जाता है। जो का कुत्ता जमीन से खाना खाने के बाद मर जाता है। नई सुबह आती है। राइली बाप के साथ मछली पकड़ने जाता है, क्योंकि उनकी पीठ दर्द कर रही है। इसी बीच शेरिफ स्कूल के पेंट्री में जाता है, जहां बेव कबूल करती है कि उसने द्वीप के कुछ हिस्सों में जहर रखा था और कुत्ता सच में इससे मर सकता है, लेकिन गलती से हुआ और कोई भी ले सकता था। शाम को राइली फादर पॉल से मिलने जाता है और बताता है कि बेव ने तेल कंपनी के साथ समझौता स्वीकार करने के लिए भक्तों को मनाकर चर्च के लिए चंदा वसूला, जिस कंपनी ने खाड़ी को जहरीला किया। और यही कहानी दुनिया भर में दोहराई जा रही है। गांव गरीब होते जा रहे हैं और चर्च शानदार। फादर राइली को याद दिलाते हैं कि वह कभी आस्तिक था, और राइली एक अच्छे देवता के सिद्धांत पर घृणा व्यक्त करता है कि पीड़ा से शुद्धि मिलती है।
यह विचार उसे भयानक लगता है। रात में एरिन अपने घर के पास एक रहस्यमयी प्राणी देखती है और खून निकलता पाकर डॉक्टर के पास भागती है, लेकिन सारा उसे शांत करती है। सब ठीक। बाद में उसे माँ को समझाना पड़ता है कि उसने बस खिड़की में चेहरा कल्पना कर लिया होगा। इसी दौरान डीलर एक खाली घर के पास से गुजरते हुए अंदर से अजीब आवाजें सुनता है। वह अंदर जाता है और हमला हो जाता है। सुबह फादर पॉल किसी वजह से लीजा को बहुत ध्यान से देखते हैं। फिर वह जोर देकर कहते हैं कि लड़की उठकर कम्युनियन लेने आए और सबके आश्चर्य से लीजा उठकर चलने लगती है। रात में फादर पॉल कन्फेशनल में प्रवेश करते हैं और खुद से स्वीकारते हैं कि वह भक्तों से झूठ बोल रहे थे, क्योंकि फादर प्रुएट उनकी सोच से ज्यादा बीमार थे और होली लैंड की यात्रा पर समूह से बार बार पीछे रह जाते थे। लेकिन भक्तों को यह जानने की जरूरत नहीं। भक्त मान लेंगे कि उनके शेपर्ड का ट्रीटमेंट मेनलैंड पर चल रहा है और वह जल्द ही आइलैंड लौटेगा ताकि होने वाले चमत्कारों को देख सके, क्योंकि लीजा के ठीक होने के बाद, जिसे निवासी चमत्कार मानते हैं, क्रॉकेट आइलैंड पर धार्मिक पुनर्जागरण शुरू हो जाता है। सिवाय इसके कि फादर पॉल स्वयं बीमार होने लगते हैं और उपलब्धि के बाद खून उलट देते हैं, जिसे बेव देखती है। फिर वह पादरी के घर की दीवार पर प्रुएट का न्यूज़पेपर कटिंग्स देखती है। डॉक्टर लीजा की जांच करती है और चमत्कार को समझ नहीं पाती, लेकिन उसके माता पिता उसे मेनलैंड ले जाने का विरोध करते हैं। बाद में सारा देखती है कि उसकी माँ दूसरी मंजिल तक चढ़ गई है, जबकि वह वर्षों से चल नहीं सकती थी। उधर पीड़ित लोग चर्च में आने लगते हैं, जिससे बेव खुश होती है, लेकिन फादर पॉल इरिटेट होता है। वह फेमस नहीं होना चाहता, खासकर जब कई लोग, जिनमें राइली भी शामिल है, इसे डॉक्टर का रॉन्ग ट्रीटमेंट मानते हैं। उसी शाम उनके पिता के साथ भी चमत्कार होता है। उसकी पीठ में दर्द अचानक गायब हो जाता है और वह वाइफ को नाचने के लिए कहता है। इस दौरान लीजा वॉरेन को बुलाती है और दोनों मजे करने निकल जाते हैं और राइली एरिन के पास जाता है। अगली सुबह और अधिक लोग मास में आने लगते हैं और एक दिन वॉरेन देखता है कि फादर पॉल वाइन में कोई लिक्विड मिला रहे हैं। प्रवचन के दौरान पादरी गिर पड़ते हैं। कहानी अधूरी रह जाती है और सीन फादर पॉल के कन्फेशन में बदल जाता है, जहां वह मॉन्सिन्योर प्रुएट की सच्ची कहानी बताते हैं। यरूशलेम यात्रा के बाद दमिश्क के पास एक रेत के तूफान में फंसकर वे प्राचीन खंडहरों में शेल्टर लेते हैं। वही फादर पॉल होश में आता है। सारा उनका चेकअप करती है, हालांकि पादरी किसी इंटरफियर के खिलाफ है। उधर शेरिफ अपने बेटे अली की बाइबल पाकर उससे बात करता है और लीजा जो से मिलने आती है और बताती है कि उसने कई वर्षों तक उससे नफरत की, क्योंकि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन अब वह उसे माफ कर देती है। उसी दिन स्कूल मीटिंग में शेरिफ बेव से पब्लिक स्कूल के बच्चों में बाइबल बांटने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। बाद में एरिन स्वीकार करती है कि बेव का अपने सही होने का विश्वास उसे डराता है और राइली बताता है कि उसे फादर पॉल ने अपनों को पछतावे के लेटर लिखने को कहा है। उसी शाम सारा की माँ बहुत समझदारी से बात करने लगती है, जिससे डॉक्टर हैरान है और लीजा की माफी से प्रभावित होकर जो अपनी जिंदगी बदलने के लिए राइली और फादर पॉल के साथ अल्कोहलिक्स एनोनिमस बैठक में जाने का फैसला करता है। वह बताता है कि हाल ही में उसने अपनी बहन को मेनलैंड पर दफनाया है। उसी शाम अली अपने पिता से मास में जाने की अनुमति मांगता है। बच्चे को चर्च में होने वाली चीजें दिलचस्प लगती है, लेकिन शेरिफ इसके खिलाफ है। वे मुसलमान हैं। अली उसे याद दिलाता है कि यह उसके पिता का निर्णय है, उसका नहीं। लेकिन शेरिफ अपनी मरती वाइफ की याद करता है, जिसने आखिरी पल तक अल्लाह की प्रशंसा की। गॉड ये तय नहीं करता कि किसे चमत्कार मिलेगा और किसे नहीं। शेरिफ लाइट बंद करता है और खिड़की से हटकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि किसी पल में वहाँ एक पीला चेहरा दिखता है, लेकिन तुरंत गायब हो जाता है। इस बीच फादर पॉल बेव और भक्तों के सामने ढककर गिर पड़ते हैं और खून की उल्टी के साथ मर जाते हैं। सीन उस टाइम में जाता है जब प्रुएट अंधेरी गुफा में शरण लेता है। वह माचिस जलाकर कमरे को देखने की कोशिश करता है और अचानक दो जलती आंखें देखता है। फिर एक भयावह प्राणी उस पर हमला करता है, उसका खून चूसता है और बदले में उसे अपना खून पिलाता है। पादरी को लगता है कि ये एक फरिश्ता है, क्योंकि सुबह उठने पर वह खुद को फिर से युवा पाता है। इसलिए उसने अपने सेवियर को अपने साथ ले जाने का डिसाइड किया। वह आगे चलता गया, इंतजार करता कि एंजल उसका पीछा करेगा और डरता रहा कि वह गायब ना हो जाए। आइलैंड पर उसने उसे सभी से छिपाया और भक्तों से झूठ बोला, क्योंकि असल में वही फादर प्रुएट था। अगले ही पल पादरी फिर जीवित हो उठता है। नियमित जांच के दौरान डॉक्टर एरिन को बताती है कि उसका गर्भाशय खाली है, शायद मिसकैरेज हुआ है। वह स्तब्ध है। इतना आगे बढ़ चुकी प्रेगनेंसी का मिसकैरेज उसे पता कैसे नहीं चला। इसी बीच
बेव मास रद्द कर देती है और उसकी असिस्टेंट फादर पॉल और प्रूएट की अनयूजुअल सिमिलैरिटीज नोटिस करती है। वह इसे चमत्कार मानती है और बाकी लोग डर जाते हैं। बेव पादरी के रूम में जाती है और पता चलता है कि वह तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा भी लगता है जैसे वह ईश्वर को अपने अंदर महसूस कर रहा हो। बेव उसे अपने नए शिष्यों को चमत्कार दिखाने के लिए मनाती है। राइली अपने पिता में सुधार देखता है और पिता अपने बेटे से ईर्ष्या और गलत गुस्सा करने के लिए माफी मांगते हैं। इसी बीच सारा एरिन के टेस्ट जमा कर रही है जब उसकी माँ ऑफिस में आ जाती है। वह सवालों का कॉन्फिडेंस से जवाब देती है और पहले से बहुत हेल्दी दिखती है। तभी सारा देखती है कि टेस्ट ट्यूब का खून धूप में उबलने लगता है और जलकर राख हो जाता है। उधर उदास एरिन पूरा दिन राइली के साथ बिताती है, अपने खोए बच्चे का शोक मनाती है और बचपन के बारे में बात करती है। वह अपनी माँ से नाराज है जो तानाशाह थी और उसने कभी अपनी बेटी से प्यार नहीं किया और फिर उसने अपनी माँ जैसी ही मानसिकता वाला आदमी से शादी कर ली जिससे उसे उसकी प्रेगनेंसी ने ही बचाया। वह बस सब छोड़कर निकल गई। फिर राइली अपना सपना बताता है। इस बीच फादर पॉल प्रेयर पढ़ते पढ़ते बीमार पड़ जाते हैं और अपने हाथ पर क्रॉस का निशान देखते हैं। वह हाथ पर कट लगाकर अपना खून पीता है जो लगभग शराब खरीदने ही वाला होता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद को रोक लेता है। रात में फादर पॉल डॉक्टर की माँ मिल्ड्रेड के घर में शाम की कम्युनियन कराते हैं जो उन्हें मॉन्सिन्योर प्रूएट के रूप में पहचान लेती है। उधर राइली और एरिन परलोक और धर्म की बेसिक कॉन्सेप्ट पर बातचीत करते हैं और दोनों को राहत मिलती है। उसी शाम जो फादर पॉल के घर आता है और उन्हें कम्युनियन वाइन पीते देखता है, वह दीवार पर लगी प्रूएट की तस्वीर देखता है। फादर पॉल उससे बहुत मिलते जुलते हैं। पादरी जो को गले लगाते हैं वह हटता है, गिरता है और सिर फोड़ लेता है। खून देखकर पादरी सुध बुध खो देते हैं और उसे पी लेते हैं। सुबह राइली बताता है कि उसका सपना बदल गया है। उसमें एरिन दिखाई देती है और एरिन को मेनलैंड के दूसरे डॉक्टर के पास भेजा जाता है। इस बीच बेव जो की लाश और थके हुए फादर पॉल को पाती है। वह मेयर की पत्नी को स्तुति गीत गाने कहती है और 2 भक्तों को डेड बॉडी का सेटलमेंट करने का आदेश देती है। बेव मानती है कि पादरी का एक्ट उचित है और उनकी पुनर्जीवित अवस्था मसीह के दूसरे आगमन का संकेत है। उधर डॉक्टर एरिन को बताती है कि प्रेगनेंसी सच्ची नहीं लगती। शाम तक फादर पॉल खुद को अच्छी हालत में महसूस करते हैं। वह अल्कोहलिक्स एनोनिमस बैठक रखते हैं और जो की अनुपस्थिति को बहन के पास जाने से जोड़ते हैं, लेकिन राइली जानता है कि ये झूठ है और कंफ्यूजन में बैठक छोड़ देता है। वह घर पहुंचकर माँ को पादरी के झूठ के बारे में बताता है। रात में पादरी के पास एंजल आता है और अपनी रक्त धारा प्याले में भरने लगता है, जबकि राइली इस सब का सामना करने के इरादे से रिक्रिएशन सेंटर लौटता है। वह दरवाजे खोलता है और एंजल उस पर हमला कर देता है। सुबह सारा की माँ अपनी दमकती हुई सूरत से उसे इम्प्रेस करती है और शेरिफ के पास डीलर की माँ आती है जो अपने बेटे की तलाश के लिए मदद मांगती है। उधर भक्तों को सूचना मिलती है कि मास पादरी की बीमारी के कारण आधी रात तक पोस्टपोन कर दिया गया है और लोग मिल्ड्रेड को देखकर घबरा जाते हैं जो कि काफी यंग लग रही है। एरिन राइली की अचानक गुमशुदगी से चिंतित होकर शेरिफ के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है, लेकिन शेरिफ को लगता है कि राइली शायद फिर पीने लगा होगा या सुसाइड कर चुका होगा। गुड फ्राइडे मास में फादर पॉल युद्ध से भरे एक स्पीच में भक्तों को परमेश्वर की आर्मी के सोल्जर्स के रूप में वॉर के लिए रेडी होने को कहते हैं। ये स्पीच मिल्ड्रेड को बहुत डिस्टर्ब कर देता है और वे अपनी बेटी को आगे चर्च न जाने का आदेश देती है। रात में एरिन से मिलने राइली आता है और उसे नाव पर चलने को कहता है। एरिन को संदेह होता है लेकिन वह मान जाती है। समुद्र में दूर जाने के बाद राइली बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। एंजल के हमले के बाद वह जल्दी ठीक हो गया पादरी की देखरेख में। जब वह बाहर जाने की कोशिश करता है तो धूप उसे जला देती है और उसे वापस भीतर लौटना पड़ता है जहाँ उसे पादरी की बातें सुननी पड़ती है। पादरी विश्वास करता है कि एंजल का खून ईश्वर का गिफ्ट है और वह इसे कम्युनियन वाइन में मिलाकर आइलैंड के लोगों की सभी बीमारियां दूर करना चाहता है। पादरी यह भी कॉन्फेस करता है कि उसने जो की हत्या की, लेकिन पादरी के अनुसार यह हत्या जस्टिफाइड थी। वह मानता है कि उनके अंदर वैम्पायरिक सिम्टम्स ईश्वर की कृपा है और बेव पूरी तरह सहमत है। पादरी राइली को उसकी रक्त की लालसा दिखाता है लेकिन आश्वस्त करता है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगी। फिर भी राइली इसे देव कृपा मानने को तैयार नहीं। तभी बेव उसे रक्त से भरा प्याला देती है और राइली उसे पी जाता है। पादरी राइली को छोड़ देता है बेव के विरोध के बावजूद, क्योंकि उसका पुनर्जन्म पूरा हो चुका है। बाहर निकलकर राइली को अपनी अनुभूति बदलती हुई लगती है। रंग गहरे, हवा सुगंधित और वह मिल्ड्रेड और उसकी बेटी की बातचीत सुन सकता है। वह अपने सोते हुए परिवार
परिवार को देखने जाता है और फिर एरिन के पास जाता है। दोनों समुद्र की ओर निकलते हैं जहां राइली के लिए आगे कोई रास्ता नहीं। राइली एरिन से अपने प्रेम का इजहार करता है और उसे आइलैंड से भाग जाने को कहता है। एरिन भी उसे प्यार करती है। तभी सनराइज होने लगता है। राइली को नाव में वही लड़की दिखाई देती है जिसे उसने एक्सीडेंट में मार दिया था। वह मुस्कुराती है और उसका हाथ पकड़ती है। राइली जल उठता है और राख बन जाता है और एरिन भय से चीख उठती है। परिवार राइली के लेटर पाते हैं, जबकि एरिन आइलैंड लौटकर सारा को आइलैंड पर होने वाली इंसिडेंट्स बताती है। डॉक्टर उसे दिखाती है कि उसके ब्लड सैंपल धूप में भाप बनकर गायब हो जाते हैं और मिल्ड्रेड यंग हो चुकी है। इस बीच पॉल बेव से कहता है कि उसे राइली की मौत महसूस हुई है, लेकिन बेव आश्वस्त करती है कि लड़के ने बड़ा वरदान पाने के बाद अपनी राह खुद चुनी है। वह उसे यह भी याद दिलाती है कि यहूदा भी ईश्वर की प्लानिंग का हिस्सा था। सारा एरिन और मिल्ड्रेड को बताती है कि फादर पॉल कम्युनियन वाइन के जरिए चमत्कार उत्पन्न करने वाला वायरस फैला रहे हैं। यही प्रेगनेंसी के गायब होने की एक्सप्लेनेशन भी करती है, क्योंकि वह शरीर में एक फॉरेन एलिमेंट्स था जिसे वायरस ने हटाना उचित समझा। इसी दौरान बेव फादर पॉल को राइली द्वारा लिखे लेटर देती है। पादरी महसूस करता है कि कुछ बुरा हुआ है। एक लेटर उसके पिता के नाम है और वह उसे मॉन्सिन्योर को देने को कहता है। बेव के जाते ही पॉल लेटर खोलता है और एक एग्जाम्पल पाता है जो उसे याद दिलाता है कि वे सभी राख हैं और राख में ही बदल जाएंगे। एरिन एनी को राइली की मौत बताने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में एनी उसे घर से निकाल देती है और ये भयानक खबर मानने से इनकार करती है। सारा शेरिफ को बताती है कि चर्च में कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन वह किसी कार्रवाई से इनकार कर देता है क्योंकि लोकल्स के साथ उसके रिश्ते पहले ही तनावपूर्ण हैं। एरिन, सारा और मिल्ड्रेड मेनलैंड जाने का फैसला करती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मेयर ने फेरी को रिपेयरिंग के लिए भेज दिया है और लगभग सभी मछली पकड़ने की नावें भी खराब है। रात में बिजली और नेटवर्क बंद कर दिए जाते हैं जो बेव के लोगों द्वारा किए जाते हैं। एरिन फैसला करती है कि वह मास में जाकर खतरे को खुद देखेगी। इस बीच शेरिफ अपने बेटे को आधी रात की मास में जाने देता है और लड़का उससे साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है। मास से पहले लोग मोमबत्तियों और गीतों के साथ आइलैंड के चारों ओर जुलूस निकालते हैं। सेवा शुरू होती है और फादर पॉल झूठ स्वीकार करते हैं, फिर बताते हैं कि वह खुद मोन्सिन्योर प्रुएट है और आज एक नए युग की शुरुआत है क्योंकि होली ब्लड उनकी नसों में बह रहा है। वह एक भक्त को बुलाते हैं और उसे जहर पीकर मरने और पुनर्जन्म लेने को कहते हैं। आदमी जहर पीता है और मर जाता है। कुछ लोग यह देखकर बाहर भागते हैं, लेकिन दरवाजे पर चमकदार ड्रेस पहने एंजल खड़ा है। वह स्टेज तक पहुंचकर विंग्स फैलाता है और फिर मृत आदमी जीवित होकर खड़ा हो जाता है। बेव और उसके असिस्टेंट जहर से भरे प्याले बांटते हैं। शेरिफ अपने बेटे को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह हाथ छुड़ाता है। वह भगवान के पास रहना चाहता है। तभी शेरिफ बंदूक निकालता है, लेकिन भक्त उस पर टूट पड़ते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। लड़का शेरिफ की चीखों के बावजूद जहर पी लेता है। लीजा के माता पिता भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन लड़की इनकार कर देती है। चारों ओर अनइमेजिनेबल सीन है। कुछ जहर पी रहे, कुछ प्याले धक्का दे रहे हैं। तभी मिल्ड्रेड शेरिफ की बंदूक उठाकर फादर पॉल के सिर में गोली मार देती है। एक वैम्पायर उस पर हमला करता है और उसे चर्च से बाहर ले उड़ता है। बेव दरवाजे बंद करने का आदेश देती है। इस बीच अली फिर जीवित हो उठता है। मृत भक्त वैम्पायर बनकर उन लोगों पर हमला करते हैं जिन्होंने जहर नहीं पिया। चीख पुकार और खून से पूरा सीन हेल जैसा हो जाता है। एरिन, शेरिफ हसन, लीजा, सारा, वॉरेन और एनी किसी तरह बचकर भागते हैं, लेकिन बेव रास्ते में मिल जाती है। एरिन उसे गोली मार देती है और ग्रुप भाग निकलता है। फादर पॉल होश में आते हैं, जबकि बेव और उसके लोग बाकी गांव वालों पर हमला कर उन्हें पिशाच में बदल रहे। वैम्पायर बन चुके लोग शहर में हाहाकार मचा देते हैं और अपने ही रिलेटिव्स को मारते और बदलते जाते हैं। उधर भागे हुए लोग एरिन के घर में छिपकर प्लान बनाते हैं। वॉरेन को अपनी छिपी हुई डोंगी याद आता है और एरिन समझ जाती है कि पिशाचों को नावों की जरूरत क्यों थी, ताकि वे मेनलैंड तक न पहुंच जाएं। अचानक घर की खिड़की से जलती बोतल अंदर गिरती है और घर में आग लग जाती है। यह बेव है। वह एरिन से बदला लेना चाहती है, जिसने उसे गोली मारी थी। ग्रुप को बचाने के लिए एनी हमलावरों को रोकती है। वह बेव के ढकोसला को एक्सपोज करती है कि वह सिर्फ इसलिए गुस्से में है क्योंकि ईश्वर सभी से प्रेम करता है, बिना भेदभाव के। बेव, जो हमेशा खुद को सही मानती है, इससे हमेशा जलती रही है। फिर एनी सुसाइड कर लेती है और वैम्पायर्स उसके खून से आकर्षित होकर उसके पीछे लग जाते हैं। इस बीच मॉन्सिन्योर जॉन प्रुएट अपनी मिल्ड्रेड के साथ की गई प्रेम कहानी याद करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सारा पैदा हुई।
जिसे एक नकली पिता के साथ रहना पड़ा क्योंकि ऐसी सिचुएशन पादरी के लिए अनएक्सेप्टेबल थी। वह स्वीकार करते हैं कि एंजल को आइलैंड पर लाने का एक्चुअल कारण मिल्ड्रेड को ठीक करना और अपनी बेटी और लवर के साथ फैमिली की तरह जीवन बिताना था। कुछ बचे हुए लोग बांट कर काम करने का फैसला करते हैं। अडल्ट्स वैम्पायर्स द्वारा मेनलैंड जाने के लिए तैयार की गई नावों को जलाने जाते हैं और लीजा वॉरेन के साथ पीट बोक्स की ओर भागते हैं जहां वॉरेन की डोंगी रखी है। रास्ते में उन्हें कई वैम्पायर मिलते हैं जो उन इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं जो मिडनाइट मैस में नहीं गए थे। खून से पागल बेव घोषणा करती है कि घरों को बुझाने की बजाय शहर के हर घर को जला देना चाहिए। बाइबल की द एंड ऑफ द वर्ल्ड की स्टोरी का पालन करते हुए और रिक्रिएशन सेंटर उनका नौका होगा। कई बदले हुए लोग अपने विवेक को नहीं खोते और हत्या नहीं करना चाहते। इनमें राइली के माता पिता भी हैं, जो रात के बीच में एक दूसरे को पा लेते हैं। शेरिफ एरिन और सारा नावों को जलाते हैं और लीजा वॉरेन एक अबैंडन्ड हाउस में छिपते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वह एंजल का अड्डा है। लड़की माचिस जलाती है और देखती है कि एंजल किसी आदमी का खून पी रहा है। लीजा उस पर गोली चलाती है, लेकिन वह इतना बिजी होता है कि उसे महसूस भी नहीं करता। वे कमरे में पेट्रोल डालते हैं और बाहर जाकर घर में आग लगा देते हैं, लेकिन एंजल टूटकर उड़ निकलता है। इस समय तक बेव ने रिक्रिएशन सेंटर में सबको इकट्ठा करने के लिए घंटी बजाई है ताकि सभी सूरज उगने तक वहीं रहे। वह नौका की कहानी दोहराती है, लेकिन प्रोएट उसका डिसीजन ठुकरा देते हैं। अब वह लीड नहीं करना चाहता। बेव बताती है कि नावें जला दी गई हैं, जबकि लीजा और वॉरेन समुद्र किनारे से नाव पर बैठे परिवारों को विदा कर रहे हैं। बेव लीडरशिप संभालती है और एक नास्तिक वैम्पायर को नौका से बाहर फेंक देती है, उसका मजाक उड़ाते हुए कि वह ईश्वर के लोगों के साथ बचना चाहता है। लेकिन प्रोएट उस व्यक्ति को चर्च में आने देते हैं क्योंकि ईश्वर सबसे प्रेम करता है, चाहे उनके विचार कुछ भी हो। लेकिन चर्च के भीतर जॉन सारा को देखता है जो इमारत में आग लगाने के लिए केरोसिन और लाइटर लेकर आई है। वह स्वीकार करता है कि वह उसका पिता है और अफसोस करता है कि वह उसे ठीक से जान नहीं पाया। तभी बेव के एक अनुयायी सारा को गोली मार देता है। क्रोधित प्रोएट हमलावर पर झपटते हैं, लेकिन खुद को रोक लेते हैं और सारा को बचाने की कोशिश करते हैं। उसे अपना खून पिलाते हैं ताकि वह वैम्पायर बन सके, लेकिन सारा खून थूक देती है और इंसान की तरह मरना चुनती है। प्रोएट और मिल्ड्रेड अपनी बेटी का शोक मनाते हैं। वे उसके शरीर को जलाते हैं और नदी के पुल पर जाते हैं जहाँ सारा बचपन में खेला करती थी। इस बीच घायल शेरिफ ने रिक्रिएशन सेंटर को केरोसिन से भिगो दिया है। बेव शेरिफ के धर्म को याद करते हुए उसे गोली मारती है और एरिन इमारत से बाहर आती है, भीतर केरोसिन गिराते हुए। लेकिन तभी वैम्पायर उसे उड़ाकर ले जाता है और उसकी गर्दन चीर देता है। तभी अली लाइटर उठाता है और इमारत में फेंक देता है। बेव शेरिफ पर फिर गोली चलाती है, लेकिन उसका बेटा उसे उठाकर ले जाता है, यह समझकर कि अब कोई प्लेस नहीं बचा है जहां सूरज से बचा जा सके। बदले हुए लोग अपने प्रियजनों के साथ अंतिम क्षण बिताने के लिए बिखर जाते हैं। एरिन मरने से पहले वैम्पायर के पंख चीर देती है ताकि वह तेजी से उड़ न सके। उसे देखते हुए लीजा वॉरेन नोट करते हैं कि एंजल बहुत धीमा है और शायद सनराइज से पहले मेनलैंड नहीं पहुंच पाएगा। एरिन तारे देखते हुए राइली को याद करती हुई मर जाती है। बेव समुद्र तट पर सूरज का सामना करने जाती है। घायल शेरिफ और उसका बेटा भी तट पर जाकर एक साथ अपनी प्रार्थना करते हैं। प्रूएट और मिल्ड्रेड पुल पर बैठकर सारा के बॉडी को पकड़े रहते हैं। पिता चर्च से मुक्ति चाहते हैं और अपनी प्रेमिका से क्षमा मांगते हैं। अंततः सूर्योदय होता है। अली अपने मृत पिता के पास बैठा बैठा धूप में जल उठता है। निराश बेव रेत में गड्ढा खोदकर छिपने की कोशिश करती है और धूप में चिल्लाते हुए जलकर राख हो जाती है। राइली के माता पिता और अन्य बदले हुए लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सूरज का स्वागत करते हैं और धूप में जलकर मर जाते हैं। प्रूएट और मिल्ड्रेड सूर्योदय के सामने एक दूसरे को चूमते हैं। एकमात्र जीवित बचे लीजा और वॉरेन आग को देखते हैं। अचानक लीजा एक्सेप्ट करती है कि अब उसे अपने पैर महसूस नहीं हो रहे और वहीं सीरीज समाप्त हो जाती है। प्लीज कमेंट करें कि आपको यह सीरीज कैसी लगी।